हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अभी मार्क कर लिया न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पेज पे एक बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है और बेसिकली सोलर पॉलिसी से रिलेटेड है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करी है। न्यूज़ सीएम अनवेल्स न्यू सोलर पॉलिसी एंड ऑल्सो सेज विल हेल्प कट पावर बिल टू द जीरो। अब इस पॉलिसी में है क्या कि चीफ मिनिस्टर जो सीएम के अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि जैसे ही आप ये सोलर पॉलिसी को आप अडॉप्ट करोगे या सोलर पैनल्स आप अपने रूफ टॉप पे लगवाओगे, तो उससे क्या होगा, आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपका बिल बहुत ही ज़्यादा मिनिमम आए कॉस्ट, और हो सकता है ज़ीरो भी आ जाए। ठीक है, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा डीपली। 20% ऑफ सिटीज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विद लाइकली टू मेट थ्रू सोलर पावर इन 3 years। तो इन्होंने बोला है कि अगले 3 साल में जो 20% है सिटी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, वो आपके कहीं ना कहीं सोलर पावर से आपका उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रूफटॉप सोलर पैनल ऑफर्स बेनिफिट टू द रेजिडेंट विलिंग टू शिफ्ट टू क्लीनर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो एक कि ये इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा मतलब अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये टॉपिक हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मोस्टली आपका थर्मल पावर से जनरेट होती है और हाइड्रो पावर से भी जनरेट होती है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन ये जो सोलर पावर है ये रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, कैपिटल सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल 2000 पर किलोवाट अप टू मैक्सिमम 10,000 पर कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट 2000 पर किलोवाट का मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करेगा इंस्टॉलेशन पे और मैक्सिमम 10,000। दिल्ली का जो करंट सोलर पावर कैपेसिटी है वो है 1500 मेगावाट। टारगेट रहेगा 2027 में 4500 मेगावाट। तो ये थोड़े से इसके फीचर्स थे। मंथली जनरेशन बेस इंसेंटिव्स फॉर एवरी यूनिट सोलर पावर जनरेटेड। अगर आपका रूफटॉप का जो प्लांट है अप टू 3 किलोवाट तक का है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका पर वॉट का 3 रुपीज आपको मिल सकता है। और अगर आपका 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का है, उसका 2 रुपीज आपको मिल सकता है। तो इसमें ये क्या है कि आपका एक तो बिल के चांसेस जीरो होने वाले, प्लस आप इसके ऊपर अर्न भी कर सकते हो। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर दो बड़ी चीज़ों का डिस्कस किया है कि बिल ज़ीरो होने वाला है और उसके ऊपर आप अर्न भी कर सकते हो आपका जो भी एनर्जी जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अराउंड 20% ऑफ दिल्लीज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन विल कम फ्रॉम द। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 20% जो रहेगा दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी वो सोलर पैनल से आने वाली है। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि ये स्कीम हेल्प करेगा कट डाउन सोलर पावर बिल टू जीरो इफ देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज बिलो। अगर आपकी 200 यूनिट से कम है मंथली इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका कहीं ना कहीं बिल आपका जीरो आ सकता है। ठीक है, let's say if a household consume 400 unit and generated 400 units, so it will be charged only for। अगर आपका हाउस, अगर सपोज करो कि एक सिचुएशन इसमें दी गई है कि 400 यूनिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, और 400 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, और आपके सोलर पावर 100 यूनिट जनरेट कर रहा है, तो इसको कट डाउन करके जो भी 400 में से 100 माइनस करके आपका टोटल जो होगा 300 यूनिट्स आपको उसी का ही चार्ज लगेगा। और अगर आपका
200 यूनिट से बिल कम है तो आपका ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। Household consuming electricity up to 200 unit a month are exempted from paying bills, while those who consuming अगर 200 यूनिट से ज़्यादा है 400 यूनिट तक उनको 50% सब्सिडी मिलेगी। और कहीं ना कहीं केजरीवाल मिस्टर केजरीवाल सेड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर कुड अर्न 700 टू 900 पर मंथ। तो ऐसा भी बोला गया है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो 700 से 900 रुपये पर मंथ वो अर्न भी कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल। और उसका विद इन 4 ईयर का कॉस्ट जो होगा इंस्टॉल करने का वो आपका ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का जो एवरेज मंथली कंजम्पशन है वो 360 यूनिट है एंड कंजम्पशन इंस्टॉल कंज्यूम और उन्होंने 2 किलोवाट का रूफटॉप का सोलर प्लांट इंस्टॉल कराया है। तो 360 यूनिट है और सोलर पैनल कितना है 2 किलोवाट का। और उसका जो एस्टिमेट कॉस्ट है सोलर प्लांट का वो 90,000 है टैक्सेस एंड सब्सिडी। ठीक है 90,000 इसका कॉस्ट है। द कंज्यूमर विल स्टार्ट गेटिंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल राइट अवे सेविंग per month as well as generation based incentives of about 700। तो कंज्यूमर का जो बिल है ऑटोमेटिकली जो हमने 360 यूनिट से निकाला था वो 1370 रुपये वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो चला जाएगा। उसके साथ साथ 700 रुपये पर मंथ वो अर्न भी कर सकता है। ठीक है दिस वे देयर टोटल एनुअल सेविंग वुड अराउंड 24,000। ठीक है तो उनका जो एनुअल सेविंग रहेगा वो 24,000 के आसपास रहेगा। ये मतलब हर महीने का 2,000 होगा लगभग सेविंग। तो 24,000 ईयरली वो अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है सिंस द कंज्यूमर स्पेंड 90,000 इनिशियल कॉस्ट और 4 साल के बाद 24,000 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाता है 96। तो 4 साल में उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है सीएम सेट द एम ऑफ द पॉलिसी इज टू रिड्यूस दिल्ली एयर पॉल्यूशन को कम करेगा एंड हेल्प फाइट इन्फ्लेशन बाय ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इन्फ्लेशन को भी फाइट करने में हेल्प करेगा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है ही सेड द शॉर्टकमिंग ऑफ 2006 पॉलिसी हैव आल्सो बीन रिमूव्ड एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम पावर जनरेशन। तो बेसिकली ओवरऑल ये विन विन सिचुएशन है कंज्यूमर्स के लिए अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल सीएम जो हैं हमारे दिल्ली के। ठीक है और अब जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो ये है इसमें आगे पढ़ते हैं क्या है। A high level committee headed by Ramnath Kovind, former president of India, was constituted in September 2023 to examine issue of holding simultaneous election of Lok Sabha and state legislative assembly and local bodies of the state। अब इशू क्या है कि जो लोकसभा के जो इलेक्शन है लोकसभा के इलेक्शन जैसे जो हमारे पीएम के इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन जो होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है सीएम के लिए वो एक साथ कंडक्ट कराने की एक साथ कंडक्ट कराने की गवर्नमेंट सोच रही है। ठीक है तो उसमें क्या इश्यूज हैं क्या हो सकता है उसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है वो हम इस न्यूज़ में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन थे 52 57 62 67 ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है और उसके बाद 67 के बाद थोड़ा सा इंदिरा गांधी का मतलब इशू शुरू हो गया था कांग्रेस विद इन द कांग्रेस कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में। ये एक कंसेप्ट एक हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है तो इसमें ज़्यादा डीपली मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी के टाइम पे थोड़ा सा डिस्प्यूट सा हो गया था और फिर कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बाई इलेक्शन हुए थे बिकॉज
कुछ सीट्स वेकेंट्स रह जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिस मतलब ये साइमल्टेनियसली नहीं होने लगे थे इलेक्शन। इन 2019 ओनली 4 स्टेट हैड देयर असेंबली इलेक्शन अलोंग विद द, और 2019 का जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के जनरल इलेक्शन जो हुए थे, उसमें स्टेट इलेक्शंस सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट के हुए थे लोकसभा के साथ। The idea of simultaneous election has been mooted in the past by the election commissioner 82 में, और 82 में इलेक्शन कमीशन ने बोला था आइडिया कि आप दोबारा ये साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और लो कमीशन ने बोला था। व्हाट इज द केस फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन? अब इसमें क्या है, अब जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, जो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट होगी इलेक्शन पे स्पेंड करने की, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फर्स्टली इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जनरल इलेक्शन टू लोकसभा इज अराउंड 4000 करोड़ का एक जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है। ईच स्टेट असेंबली इलेक्शन वुड आल्सो कॉस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ, और स्टेट की जो कॉस्टिंग होती है उसके स्टेट के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंडली देयर आर एटलीस्ट 5 to 6 स्टेट इलेक्शन डेट हैपन, हर साल 5 से 6 स्टेट्स के इलेक्शन तो होते ही होते हैं, 5 साल में आके पूरी जो हमारी 28 स्टेट्स हैं वो कवर हो पाती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स बीइंग परमानेंट कैंपेन मोड। तो उससे क्या होता है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो परमानेंट कैंपेन मोड में रहते हैं, और पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन द डिस्ट्रिक्ट स्लो डाउन ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब जब जब इलेक्शन होंगे तब ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाएगा, काम करने में दिक्कत आएगी। और लास्ट, high stake election each year in various state result in polarizing campaign by the political। अब होता क्या है कि हर साल हर स्टेट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रही है, जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कैंपेन होंगे, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अकॉर्डिंग कैंपेन करेगी, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन को लेके। Conducting elections simultaneously to Lok Sabha and State Assembly would result in national issue shadowing regional state-specific issue. National political party would have significant advantage over regional on the account of this mechanism. तो ऐसा माना गया है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कहीं ना कहीं एडवांटेज रहेगा, ठीक है। द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की जो फेडरल स्पिरिट है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का। The federal and democratic issue discussed above simultaneously, Paul, will also require constitutional amendment. India is a parliamentary where the government in center enjoy to majority in Lok Sabha and the legislative assembly. तो इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें लोकसभा सेंटर जो मेजोरिटी अपना रखता है वो लोकसभा में, और स्टेट जो रखती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखती है। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 84, 172 एंड 174 डील विद द ड्यूरेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट। तो ये ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन के बारे में बात करते तो इनको कहीं ना कहीं अमेंड करना पड़ेगा, और आर्टिकल 356 में भी अमेंडमेंट्स की नीड रहेगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो। अब रिकमेंडेशन की बात करें, 99 में लॉ कमीशन ने दिया था, 2015 में लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने भी कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए बात करी थी। लॉ कमीशन 2018, तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात करी है। और इनके हाइलाइट्स देख लेते हैं कि जैसे लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे तो नियरली हाफ ऑफ द स्टेट के इलेक्शंस हम क्लब कर देंगे, उससे कहीं ना कहीं अपना टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगी, ठीक है। अब इसके बारे में आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज लैक ऑफ कंसेंसस अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी अबाउट द कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस। तो अभी पॉलिटिकल पार्टी में ही कंसेंसस नहीं है,
तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? लोकसभा इलेक्शन इन वन साइकिल एंड स्टेट अदर ईयर आफ्टर 2.5 years। एक मिडल ग्राउंड ये भी है कि लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट कराए एक साइकिल में, और दूसरी साइकिल में आपका ये ऑल द स्टेट असेंबलीज को इलेक्शंस कंडक्ट कराएं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट तो अनदर मतलब 2.5 साल के बाद आप स्टेट असेंबलीज के सारे इलेक्शन एक साथ करा सकते हैं, तो 2 साइकिल में ये इलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन ensure that major benefits to simultaneous poll are achieved without compromising on democratic and federal principle। तो इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, वेदर इट इज़ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और फेडरल प्रिंसिपल। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेके ही ये चीज़ स्टार्ट करी जाएगी। ठीक है, सो दिस में बी अचीव ओवर नेक्स्ट डिकेड और कंटिन्यूड देयर आफ्टर। तो हो सकता है आने वाले 10 सालों में इसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये था हमारा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आप लोग क्या इसके फेवर में हो, इसके अगेंस्ट में हो, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सेंटर एक्सटेंड्स बैन ऑन सिमी फॉर 5 year फॉर फॉर्मेटिंग टेररिज्म। सिमी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कुछ इसके कुछ एक्ट से, अनलॉफुल एक्ट से उनके बेसिस पे इसको बैन किया गया है। और द मिनिस्ट्री इन अ पोस्ट ऑन एक्स, सिमी हैज़ बीन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेटिंग टेररिज्म, टेररिज्म से रिलेटेड डिस्टर्बिंग पीस एंड कम्युनल हार्मनी टू थ्रेटन सॉवरेनिटी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटी नेशनल एक्टिविटी, टेररिज्म या कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने में, पीस को बिगाड़ने में इनका हाथ रहा होगा, तो ही गवर्नमेंट ने बैन किया है। फ्रेश केसेस की एफआईआर वगैरह भी इनके अगेंस्ट में फाइल करी गई है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम लोग बस ये पढ़ सकते हैं कि एनआईए का क्या रोल रहता है, एनआईए कब फॉर्म हुई थी, कैसे फॉर्म हुई थी। ठीक है, एनआईए में आपको एक बात बता देता हूँ, एनआईए आपका तो एनआईए का जो फॉर्मेशन है वो मुंबई अटैक्स के बाद हुआ था। ठीक है, तो इसको एंटी नेशनल टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली इंडिया का जो मेन फोकस है उसको उसका ये रहेगा कि अपने जो नेबर्स हैं, जो फ्रेंडली नेबर्स हैं, उनसे थोड़ा सा और क्लोज टाइज हो जाए। ठीक है, तो उसके चलते हुए ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा विद भूटान फॉरेन सेक्रेटरी ओम पिना चौडन इन पारो भूटान। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं भूटान में, और ये जो सेरेमनी है ये एक स्पेशल ओकेजन पे गए हैं, भूटान के न्यू प्राइम मिनिस्टर की सेरेमनी है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेज इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो क्लोजर टू 7% इन 2024-25। अभी फरवरी में बजट आने वाला है, उससे पहले का ये स्टेटमेंट है। और ग्रोथ के बारे में बात करिए, इकोनॉमी विल हिट 5 ट्रिलियन इन 3 years, मेकिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की ग्रोथ के बारे में बात करिए। अहेड ऑफ इंटरिम बजट, द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट ऑन मंडे पैक्ड इंडिया रियल जीडीपी क्लोज टू 7%। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी रहेगी वो 7% के आसपास रहेगी। The marginal utility of 7% growth when the world is struggling to grow 2% is much higher than 8 to 9 achieved within the global economy rising 4%। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर वर्ल्ड 2% की ग्रोथ को पाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, तो इंडिया की ग्रोथ 7% के आसपास रहेगी। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको 2 फेज में डिवाइड किया गया। 1950 से 2014 जो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस एरा था, और 2014 से 2024 ये हम लोग कह सकते हैं कि ये बीजेपी आ रहा है। तो डिकेड ऑफ, और इसको डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ भी बोला गया। नोटेड दैट डिस्पाइट ऑफ सम पॉजिटिव डेवलपमेंट द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज फार फ्रॉम एनकरेजिंग व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी एज्यूम पावर। तो कहीं ना कहीं बताया ये गया है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के,
तब से कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया इंडिया का। इकॉनमी had clocked lower than 5% growth at factor cost constant price of 2 consecutive year। तो 2012-13, 13-14 में 5% से नीचे की जीडीपी ग्रोथ थी। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। The Indian economy has undergone structural reforms and strengthened in macroeconomic fundamental. These have led India emerging fastest growing economy among G20 economies। तो जो काफ़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद ही इंडिया की इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन पाई है। ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक जो हमने देखा है, अर्बन सेक्टर में अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो डिक्लाइन हो गया 6.6% तक। अभी एक दो दिन में ही अभी बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आएगा उससे पहले, तो हम लोग देख लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही था आज के इस न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और टिल देन स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बाय।